गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10th क्लास चैप्टर चल रहा है आपका 6 राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज। अब तक 2 वीडियो में हमने पढ़ा राजनीतिक दल क्या होते हैं, इनके कार्य कौन कौन से हैं, कितने प्रकार की दलीय व्यवस्था होती है और किस प्रकार से राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल और प्रांतीय दल बनाया जाता है, माना जाता है। आज हमने आगे डिस्कस करना है राजनीतिक दल की विशेषताएं, गुण, या फिर राजनीतिक दल लोकतंत्र के लिए क्यों अनिवार्य है। उसके साथ साथ ही हम इनकी कुछ हानियां भी पढ़ेंगे और साथ में ही राजनीतिक दलों के सामने आने वाली चुनौतियां और साथ साथ उनसे को दूर करने के उपाय, और फिर हम कुछ पढ़ेंगे भारतीय दल व्यवस्था की विशेषताओं के बारे में। तो आइए टॉपिक को शुरू करते हैं। राजनीतिक दलों की विशेषताएं या गुण। सबसे पहली विशेषता है राजनीतिक दल लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। देखिए बच्चों, आपको पता है कि लोकतंत्र के विकास के साथ साथ ही राजनीतिक दलों का विकास भी हुआ है, और राजनीतिक दलों का होना उस समय और भी ज्यादा अनिवार्य हो जाता है जब समाज का स्वरूप बहुत जटिल हो और बड़ा हो। लोगों की इच्छाओं को सरकार तक पहुंचाने के लिए कुछ प्रतिनिधियों की जरूरत होती है, और वो प्रतिनिधि एकजुट होकर के अपनी मांगों को रखते हैं। तो इस तरह की एजेंसी को हम दल कहते हैं। पढ़ा था ना हमने कि राजनीतिक दल संगठित लोगों का समूह है जो चुनाव लड़ता है और अपने उसके सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से सक्रिय रहता है। ये बात भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि राजनीतिक दल लोकतंत्र के लिए अनिवार्य है। राजनीतिक दल उत्तरदायी शासन के लिए अनिवार्य है, क्योंकि राजनीतिक दल ही है जो सरकार बनाते हैं, नीतियों का निर्माण करते हैं, गलत नीतियों की आलोचना करते हैं। तो इस तरह से लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए, जनता के शासन को सुदृढ़ बनाने के लिए राजनीतिक दलों का होना अनिवार्य है। ये एक पॉइंट में भी लिख सकते हो आप, और ये एक अलग से क्वेश्चन भी आपके सामने आ सकता है कि राजनीतिक दल लोकतंत्र के लिए क्यों अनिवार्य है। शुरुआत आपने यहाँ से करनी है कि राजनीतिक दलों का विकास लोकतंत्र के साथ साथ हुआ है, और जब समाज की प्रकृति बहुत ही जटिल और बड़ी होती है तो राजनीतिक दलों का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि लोगों की मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए, एक उत्तरदायी सरकार का गठन करने के लिए राजनीतिक दलों का होना अनिवार्य है, ताकि सरकार का निर्माण किया जा सके, सरकार किस प्रकार कार्य करती है उसकी छानबीन की जा सके, और उसके साथ साथ नीति निर्माण और नीतियों की आलोचना भी की जा सके, जिससे कि लोकतंत्र सुचारू रूप से चले। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र के सुचारू रूप से चलाने के लिए राजनीतिक दलों का होना अनिवार्य है। ये एक्सप्लेनेशन आपने अपनी कॉपी में भी करनी है। तो फर्स्ट पॉइंट इज कंप्लीटेड। सेकेंड है दृढ़ सरकार की स्थापना में सहायक है राजनीतिक दल। इसमें सभी लोग एकजुट होकर के अपनी पार्टी के लिए कार्य करते हैं, तो एक दृढ़ सरकार का गठन होता है। तीसरी बात है कार्यपालिका और विधानपालिका में सहयोग। कार्यपालिका जिसमें सत्ताधारी दल के लोग होते हैं, इसमें नेता लोग होते हैं, और दूसरी बात आती है संसद हमारी विधानपालिका। इन दोनों के बीच में सहयोग कायम करने का कार्य भी राजनीतिक दलों का है। ये भी इनका एक गुण है। तीसरी चौथी विशेषता विरोधी दल सरकार की निरंकुशता को रोकते हैं। विरोधी दल आपने देखा होगा कि एक दल सत्ताधारी दल होता है, दूसरा दल विपक्षी दल या विरोधी दल होता है, जो सरकार की बनाई गई नीतियों पर चर्चा करता है, और अगर कोई नीति जनता के खिलाफ है तो उसका विरोध करता है। इससे विरोधी दल सरकार को निरंकुश होने से रोकता है। नेक्स्ट इसकी विशेषता है राजनीतिक शिक्षा प्रदान करते हैं। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि ही जनता के बीच में जाकर के सरकार की कार्यप्रणाली के बारे में बताते हैं, नीतियों के बारे में बताते हैं, जिससे लोगों को राजनीतिक शिक्षा मिलती है, लोग जागरूक होते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है शांतिपूर्ण ढंग से सरकार में परिवर्तन। अगर मान लो राजनीतिक दल नहीं है, एक ही राजा का शासन है या कोई निरंकुश शासन है, तो उसमें क्या होगा, उसको हटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए फिर लोगों को क्रांति करनी पड़ेगी, जो कि बहुत ही दुखदायी होती है। तो राजनीतिक दलों के होने से चुनाव होते हैं, और चुनाव होने से शांतिपूर्ण ढंग से सरकार में
परिवर्तन हो जाता है। लोग जैसी सरकार चाहते हैं वैसी सरकार स्थापित हो जाती है बिना किसी खून खराबे के, शांतिपूर्ण ढंग से। ये भी दलों की विशेषता है। नेक्स्ट है जनता और सरकार के बीच कड़ी। जो राजनीतिक दल है वो ही जनता के तक पहुंचाते हैं कि सरकार क्या नीतियां बना रही है, किस प्रकार के कार्य कर रही है। ये सारी बातें पहुंचाना राजनीतिक दलों का कार्य होता है। तो इस तरह से राजनीतिक दल जनता और सरकार के बीच कड़ी का कार्य भी करते हैं। अंडरस्टूड? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राजनीतिक दलों की विशेषताएं या गुण या लोकतंत्र के लिए क्यों अनिवार्य है। ओके, या सरकार को, लोकतंत्र को बेहतर ढंग से चलाने के लिए राजनीतिक दलों की आवश्यकता हमें क्यों है, ये सारी बातें इसमें आ जाती हैं। नेक्स्ट आता है कि क्या राजनीतिक दलों की कुछ हानियां भी हो सकती हैं। यस ऑफ कोर्स, ऐसी तो कोई भी चीज नहीं है जो बिल्कुल संपूर्ण 100% सही हो। तो राजनीतिक दलों की कुछ हानियां भी हैं, जैसे संप्रदायवाद व जातिवाद को बढ़ावा। राजनीतिक दल सत्ता में आने के लिए जाति के नाम पर वोट मांगते हैं, संप्रदाय के नाम पर वोट मांगते हैं, जातिवाद की भावना को भड़काते हैं, जिससे कि देश विभिन्न टुकड़ों में बंट जाने का खतरा बना रहता है। तो सबसे बड़ी हानि तो यही है राजनीतिक दलों की कि ये संप्रदायवाद और जातिवाद को बढ़ावा देते हैं, जाति के नाम पर लोगों को बांटते हैं, संप्रदाय के नाम पर लोगों को बांटते हैं। नेक्स्ट है चुनाव खर्च के कारण जनता पर आर्थिक दबाव। अगर मान लो एक ही सरकार होगी तो बार बार चुनाव नहीं कराने पड़ेंगे, चुनाव का खर्चा बचेगा। लेकिन बार बार चुनाव करवाने से जनता के ऊपर आर्थिक बोझ भी पड़ता है और कई बार जो राजनीतिक दल हैं वो अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, छोटे छोटे दल होते हैं, गठबंधन की सरकार बनती है तो बीच में समर्थन वापस ले लेते हैं, जिससे कि पूरे 5 साल भी सरकार नहीं चल पाती और फिर से चुनाव करवाना पड़ता है। तो इस तरह से जनता के ऊपर आर्थिक दबाव बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है सत्ता के केंद्रीकरण का खतरा। देखिए हमारे देश में सत्ता का विकेंद्रीकरण किया हुआ है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है कि कुछ शक्तियां राज्यों को दी गई है और कुछ शक्तियां केंद्र सरकार को दी गई है और अब तो कुछ शक्तियां स्थानीय सरकारों को भी दी गई है। लेकिन अगर कोई दल इस तरह का हो जो बहुत ही प्रभावशाली दल है तो वो अपनी नीतियां खुद बनाएगा और राज्यों के ऊपर भी उसी तरह की नीतियां थोपने की कोशिश करेगा, जिससे कि सत्ता के केंद्रीकरण का खतरा बढ़ जाएगा और हमारे देश की जो व्यवस्था संघात्मक है वो संघात्मक से हट करके एकात्मक बन जाएगी, जिससे कि राष्ट्र से टूटने का खतरा भी बन जाता है, क्योंकि एकात्मक सरकार हमेशा ही लोगों के भलाई की उतने ज़्यादा नहीं सोचती, उनको उतना पता ही नहीं होता है जितना कि लोकल गवर्नमेंट को वहाँ की समस्याओं के बारे में पता होता है, उतना केंद्र में बैठी सरकार को नहीं पता होता है। अंडरस्टूड? ये कुछ हानियां हैं राजनीतिक दलों की। अब बात आती है कि दलों के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। राजनीतिक दल हमारे देश में, हमने कल वाले वीडियो में पढ़ा था कि हमारे देश में बहुत सारे राजनीतिक दल हैं। चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को मान्यता देता है। लगभग 2598 राजनीतिक दल पंजीकृत है हमारे देश में चुनाव आयोग के द्वारा, जिनमें से 8 दल राष्ट्रीय स्तर के दल हैं, 52 दल क्षेत्रीय स्तर के दल हैं और 2500 से ज़्यादा दल अन्य दल हैं जिनको अभी तक रिकॉग्निशन नहीं मिली है। पंजीकरण तो हो गया है, रजिस्ट्रेशन तो हो गया है, लेकिन वो प्रांतीय या राष्ट्रीय दल के रूप में उनको मान्यता नहीं मिली, ज़्यादा स्थापित नहीं हो पाई है। तो अब बात आती है आंतरिक लोकतंत्र की कमी। हमने देखा है, अगर आप राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किसी भी राजनीतिक दल की जो सत्ता है वो ऊपर के 2-4 लोगों के आसपास ही घूमती है। राजनीतिक पार्टी क्या निर्णय ले रही है, क्या नीति निर्माण कर रही है, उसके जो आम वर्कर हैं, जो आम कार्यकर्ता है, उनको कुछ भी पता नहीं होता है। कोई भी बहुत सारे डिसीजन, निर्णय इस तरह ले लिए जाते हैं जिनका उस पार्टी के कार्यकर्ताओं को नहीं पता होता है। सिर्फ कुछ ऊपर के जो मुख्य नेता होते हैं उनको पता होता है। यानी कि दलों के भीतर लोकतंत्र की कमी है। ये सबसे बड़ी चुनौती है राजनीतिक दलों की। प्रत्येक कार्यकर्ता अपने विचारों को दलों के सामने, दल के नेता के सामने नहीं रख पाता है। ये सबसे बड़ी चुनौती है राजनीतिक दलों की, आंतरिक लोकतंत्र की कमी। अगर कभी टिकट का बंटवारा है या और भी कोई बात है, कोई नीति निर्माण करना, कोई फैसला लेना है, तो सभी की न तो आमतौर पर कोई पर्टिकुलर बैठक होती है,
नहीं सभी लोगों से पूछा जाता है। तो इस तरह से आंतरिक लोकतंत्र के दलों में कमी पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है वंशवाद की प्रवृत्ति। आपने देखा होगा कि एक आम नागरिक के लिए सत्ता में आ पाना इतना आसान नहीं होता है, बहुत ज़्यादा समय लग जाता है उसे कार्य करते करते, और फिर भी बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता, आम कार्यकर्ता होते हैं जो अपनी पूरी की पूरी जिंदगी एक पृष्ठभूमि में ही बिता देते हैं। वो काबिल होते हुए भी उन्हें ऊपर नहीं आने दिया जाता। क्यों? क्योंकि हमारे राजनीतिक दलों में वंशवाद की प्रवृत्ति घर कर चुकी है। यानी कि उस बंदे के लिए, उस व्यक्ति के लिए राजनीति में आना बहुत आसान है जिसके रिश्तेदार पहले से ही राजनीति में हैं, बशर्ते कि उस व्यक्ति के लिए जो पहले से जिसके रिश्तेदार राजनीति में नहीं है, चाहे वो कितना ही अच्छा कार्यकर्ता हो, उसको राजनीति में आने में बहुत समय लग जाता है और कई बार तो जगह नहीं मिल पाती है। तो इस वंशवाद की प्रवृत्ति एक बहुत बड़ी बुराई है, एक बहुत बड़ी चुनौती है। नेक्स्ट पॉइंट है धन और आपराधिक तत्वों की घुसपैठ। आज के दिन प्रत्येक राजनीतिक दल किसी भी तरीके से सत्ता में आना चाहता है, तो उस दौरान वो उन लोगों को, उन उम्मीदवारों को टिकट बांटता है जिनके पास पैसा है या जो पैसे का जुगाड़ कर सकते हैं, उन लोगों को टिकट दे दी जाती है, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि के हैं। इससे कि ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है दलों के लिए कि धन और आपराधिक तत्वों की बढ़ती हुई घुसपैठ, कि राजनीतिक दल सत्ता के लालच में, सत्ता की प्राप्ति के लिए उन लोगों को टिकट दे देते हैं, उन उम्मीदवारों को टिकट दे देते हैं जिनकी पृष्ठभूमि सही नहीं होती, या फिर जो बहुत ज़्यादा पैसे वाले होते हैं जिससे कि दलों को फायदा होता है। इस तरीके से फिर क्या होता है कि जो पैसे वाले लोग हैं उनका दबदबा राजनीतिक दल के ऊपर बढ़ जाता है और वो नीति निर्माण करने में भी, नीतियों में भी काफ़ी प्रभावित करती है, ये कि लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। नेक्स्ट पॉइंट है पार्टियों के मध्य विकल्पहीनता की स्थिति। आजकल आपने देखा होगा कि प्रत्येक दल का घोषणा पत्र अगर हम देखें, मैनिफेस्टो अगर हम देखें, तो उसमें कोई खास अंतर नहीं होता है। प्रत्येक दल एक ही तरह की नीतियां लेकर चलते हैं। एक दल ने कहा कि हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, तो दूसरा दल भी उसी तरह के राग अलापने लग जाता है। तो फिर मतदाता के लिए समस्या हो जाती है कि किस उम्मीदवार को वोट दें, किस दल को वोट दें, क्योंकि सभी के विकल्पहीनता की कमी है, सभी में एक जैसी उनकी विचारधारा हो रखी है, और अगर कोई नई विचारधारा वाले लोगों को सामने लाना भी चाहता है तो उस तरह का विकल्प मतदाता को नहीं मिलता है। तो इस तरह से पार्टियों के मध्य विकल्पहीनता की स्थिति भी दलों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अब बात आती है कि दलों के सामने जो चुनौती है उनसे कैसे निपटा जाए या दलों की स्थिति को कैसे सुधारा जाए। इस प्रकार के अब इस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे कि दलों की स्थिति को कैसे सुधारा जाए। सबसे पहला पॉइंट इसमें हमने करना है दल बदल पर रोक। दल बदल समझनी पड़ेगी पहले तो आपको, क्या दल बदल की प्रवृत्ति पर रोक लगा करके हम दलों की दलों में सुधार कर सकते हैं, दलों की स्थिति को सुधार सकते हैं, चुनौतियों को कम कर सकते हैं। दल बदल क्या होता है? दल बदल से अभिप्राय है अगर कोई व्यक्ति या उम्मीदवार एक दल से चुनाव लड़ता है और अपनी सत्ता के लालच में आके उस दल को छोड़ के जो सत्ता में आने वाला दल लगता है उसमें शामिल हो जाता है, तो इस प्रवृत्ति को कहते हैं दल बदल की प्रवृत्ति। याद करना है ये दल बदल से आपका क्या अभिप्राय है। यह मैंने लिखा भी हुआ है, किसी दल विशेष से निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधि का उस दल को छोड़कर अन्य किसी दल में शामिल हो जाना दल बदल कहलाता है। अभी तो 1985 से दल बदल पर रोक के लिए एक कानून बनाया गया है, संविधान में संशोधन किया गया है, 52वां संशोधन, संविधान में 52वां संशोधन किया गया 1985 में। अब दल बदल पर रोक, प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए संविधान में 52वां संशोधन किया गया है। इसके अनुसार, इस संशोधन के अनुसार अगर कोई प्रतिनिधि अपने दल को बदलता है तो उसे अपनी सीट से हाथ धोना पड़ेगा
उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी, निरस्त कर दी जाएगी। तो इस कानून के आने के बाद 52वें संशोधन के बाद दल बदल की प्रवृत्ति पर कुछ हद तक रोक लगी है और इसी में आगे 91वां संशोधन भी किया गया। अंडरस्टूड? तो दल बदल की प्रवृत्ति पर रोक लगाकर यानी कि कानून बना करके दल बदल की प्रवृत्ति पर रोक लगाई जा सकती है, जिससे कि दलों में सुधार होगा। नेक्स्ट पॉइंट है धन व अपराधियों के बढ़ते हुए प्रभाव को कम करके उच्चतम न्यायालय ने अब उम्मीदवारों के लिए अपने जितने भी उनके पास प्रॉपर्टी है, जो भी उनके पास उनका मामला है, वो सारा शपथ पत्र में भरना अनिवार्य कर दिया गया है। शपथ पत्र क्या होता है? शपथ पत्र एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें व्यक्ति अपनी सूचनाएं लिखता है और कहता है कि मैं शपथ लेता हूं कि ये बात बिल्कुल सही है। अंडरस्टूड? क्या होता है शपथ पत्र? एक ऐसा दस्तावेज जिसमें व्यक्ति अपने बारे में सूचनाएं लिखता है और इस बात की गारंटी लेता है कि सारी सूचनाएं सही है। तो इस तरह से शपथ पत्र भरवा करके भी अपराधियों के बढ़ते हुए प्रभाव पर रोक लगाई जा सकती है। अभी ये कानून तो बना दिया उच्चतम न्यायालय ने कि प्रत्येक उम्मीदवार के लिए शपथ पत्र भरना अनिवार्य है, लेकिन उसके बाद उसने शपथ सही ली कि गलत ली, उसके बारे में छानबीन का भी कोई नियम नहीं। नेक्स्ट पॉइंट आता है अंदरूनी लोकतंत्र को सुदृढ़ करके। अंदरूनी लोकतंत्र, जैसे हमने यहाँ कमी पढ़ी थी ना, कि क्या कमी पढ़ी थी हमने? आंतरिक लोकतंत्र की कमी पढ़ी थी हमने। तो इस आंतरिक लोकतंत्र की कमी को दूर करके भी दलों की स्थिति को सुधारा जा सकता है। एक अच्छा दल, उत्तरदायी दल की स्थापना की जा सकती है। अंदरूनी लोकतंत्र को सुदृढ़ कैसे करेंगे? कि समय समय पर दल की बैठकें हों और जिसमें सभी उम्मीदवार, सभी जो भी कार्यकर्ता हैं, जो भी सक्रिय कार्यकर्ता है, उनकी बातों को दल के नेता के द्वारा सुना जाए और उस पर अमल भी किया जाए। इस तरह से आंतरिक लोकतंत्र को सुदृढ़ करके भी दलों की स्थिति को सुधारा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था। जैसे पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की व्यवस्था की गई है, वैसी ही व्यवस्था विधानसभाओं में और लोकसभा और राज्यसभा में भी की जानी चाहिए, ताकि महिलाएं अपने मुद्दों को स्वतंत्रता के साथ वहां पर उठा सके और एक जो आधा भाग है जो हमारे देश का, वो उसका भी वहां पर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित है। तो इस तरह से महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था करके भी दलों की स्थिति को सुधारा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है चुनाव का खर्चा सरकार के द्वारा उठाया जाना चाहिए। आपने देखा होगा कि कई जो अच्छे लोग हैं वो राजनीति में नहीं आना चाहते। क्यों? क्योंकि चुनाव में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है और जो ज़्यादा पैसा खर्च करता है उस उम्मीदवार के जीतने की संभावना भी बनी रहती है। तो इसलिए सरकार को चाहिए कि वो चुनाव का सारा खर्चा उठाए, ताकि कम पैसे वाला उम्मीदवार भी, गरीब उम्मीदवार भी चुनाव जीत सके और राजनीति में लोकतंत्र को मजबूत कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है राजनीतिक दलों पर बेहतर नीतियां व कार्यक्रम बनाने का दबाव डालना चाहिए। स्वतंत्र प्रेस का होना अनिवार्य है, दबाव समूह का होना अनिवार्य है और भी बहुत सारे जैसे संगठन होते हैं, जैसे मजदूर संगठन, किसान शक्ति संगठन और रेलवे संघ, डॉक्टर संघ, वकील संघ, इस तरह के संघ बना करके भी राजनीतिक दलों के ऊपर नीतियां बनाने का दबाव डाला जा सकता है, जिससे कि राजनीतिक दलों की स्थिति में सुधार होगा, क्योंकि उन्हें भी अपनी छवि खराब होने का अगर डर होगा तो वो अच्छी नीतियां बनाएंगे जो कि सभी के लिए फायदेमंद होंगी। तो इस तरह से दबाव समूह के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, स्वतंत्र प्रेस के माध्यम से राजनीतिक दलों के ऊपर दबाव बना करके दलों की स्थिति को सुधारा जा सकता है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा दलों की स्थिति को कैसे सुधारा जा सकता है, चुनौतियों को कैसे दूर किया जा सकता है। अब बात आती है भारतीय दलीय व्यवस्था की विशेषताएं क्या है। अब हम सिर्फ राजनीतिक दलों की विशेषताएं नहीं पढ़ रहे, अब हम पढ़ रहे हैं भारतीय दलीय व्यवस्था की विशेषताएं। जैसे हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि अभी प्रचलन में एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था और बहुदलीय व्यवस्था है। तो हमारे देश की व्यवस्था कैसी है? बहुदलीय व्यवस्था। बहुदलीय व्यवस्था, बहुदलीय प्रणाली का मतलब है कि हमारे देश में एक से ज्यादा दल अस्तित्व में है।
क्योंकि हमारे देश विविधताओं से भरा हुआ है और इन विविधताओं के कारण ही कोई एक या दो दल हमारे देश की राजनीति को सही तरीके से नहीं चला सकते हैं। इस वजह से हमारे देश में बहुदलीय प्रणाली अपनाई हुई है जो कारगर भी है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है क्षेत्रीय दलों का बढ़ता महत्व। हमारे देश की राजनीति में क्षेत्रीय दल, जैसे हमने कल वाली वीडियो में पढ़ा था क्षेत्रीय दलों के बारे में, जम्मू कश्मीर का नेशनल कॉन्फ्रेंस है, हरियाणा का जनहित जनता पार्टी या पहले लोकदल भी था, राष्ट्रीय लोकदल अभी भी है, और जैसे कि मिजो नेशनल फ्रंट है, असम गण परिषद है, ऐसे बहुत सारे क्षेत्रीय दल हैं या तेलुगु देशम है जो कि सेंटर की राजनीति में भी अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि एक वोट से भी कई बार लोकसभा को भंग करना पड़ा है। जैसे 1998 के आसपास, आई एम नॉट कंफर्म कि 1992 या 98 ऐसा कुछ है, कंफर्म कर लेना आप। तो उस दौरान जयललिता ने सरकार को गिरा दिया था, वो भी एक क्षेत्रीय दल की ही नेता थी। उस समय अखबारों में भी छपा था कि विगत संतोषी जयललिता ने समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिर गई थी, दोबारा से चुनाव करवाने पड़े थे। तो आज के दिन हमारे देश की राजनीति में क्षेत्रीय दलों का बहुत बड़ा महत्व है, जो कि सेंटर की राजनीति में, राष्ट्रीय राजनीति में भी बहुत भूमिका निभा रहे हैं। अभी भी जो एनडीए की सरकार है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इसमें मुख्य दल है भारतीय जनता पार्टी और उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे दल हैं जिन्होंने मिलकर के सरकार बना रखी है। तो भारतीय राजनीति की एक विशेषता ये भी है कि इसमें क्षेत्रीय दलों का महत्व बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तित्व का प्रभाव। आप अगर शुरू से ही देखें, जैसे कांग्रेस पार्टी में प्रारंभ से पंडित जवाहरलाल नेहरू का बहुत महत्व था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व के कारण ही कांग्रेस काफी बढ़ चढ़कर सीटें हासिल कर पाती थी। उसके बाद इंदिरा गांधी का व्यक्तित्व प्रभावशाली रहा, और अब अगर हम आज के सिनारियों में देखें तो नरेंद्र मोदी जी, भाजपा के जो लीडर है, हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो उनका व्यक्तित्व ही अपने आप में एक बहुत बड़ी दल को एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ दे रहा है। तो व्यक्तित्व का प्रभाव भी हमारे देश की राजनीति में हमेशा ही महत्वपूर्ण रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें गठबंधन की राजनीति, जो हमने कल भी पढ़ा था कि जब कोई भी एक दल सत्ता में बहुमत नहीं प्राप्त कर पाता है राजनीति में, तो दो या दो से अधिक दलों से मिलीजुली सरकार बनानी पड़ती है, उसे गठबंधन की राजनीति कहते हैं। और 1989 के बाद से तो हमारे देश में गठबंधन की सरकारें ही चल रही है। नेक्स्ट है पंजीकरण अनिवार्य है। हमारे देश में कोई भी राजनीतिक दल अगर सत्ता में आना चाहता है तो उसका चुनाव चिन्ह बांटने का, उसका पंजीकरण करने का कार्य चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। पंजीकृत किए बिना कोई भी दल चुनाव नहीं लड़ सकता है। अंडरस्टूड? आइए अब थोड़ा सा और ये दल बदल वाला, वैसे मैं आपको साथ के साथ बता ही चुकी हूँ दल बदल क्या होता है और दल बदल की प्रवृत्ति पर रोक के लिए कौन सा कानून बनाया गया है। किसी विशेष दल से चुनाव लड़ करके अगर प्रतिनिधि दूसरे दल में चला जाता है तो उसे कहते हैं दल बदल। और इस प्रवृत्ति को दूर करने के लिए 52वां संशोधन 1985 में लाया गया था, और उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे श्री राजीव गांधी। अब बात आती है शपथ पत्र क्या होता है। किसी अधिकारी को सौंपा गया दस्तावेज जिसमें वो अपने बारे में जानकारी देता है और इस बात की शपथ लेता है कि वो सारी चीजें सही है। ओके, तो चैप्टर कंप्लीट है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे ज्यादा नंबर का आने वाला है बोर्ड में, इसलिए इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और एक्सप्लेन भी करना है इन पॉइंट्स को। सिर्फ पॉइंट्स लिख के काम नहीं चलेगा, बड़े क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में से, आपको एक्सप्लेन भी करना है। एक ही क्वेश्चन में से 2 से 3 क्वेश्चन भी अलग अलग बन सकते हैं। थैंक यू।